गुड नून बच्चों। आज हम आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 1 स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर नंबर 3 में आवेशों का क्वांटीकरण तथा आवेशों में द्रव्यमान परिवर्तन तथा आवेश संरक्षण के बारे में समझाएंगे। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, इसका क्वांटीकरण कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा। यह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन दिया गया है। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आकर प्रवेश करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे प्रवेश करता है क्लोरीन ऋण आवेशित हो जाती है। क्लोरीन क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ता है तो वह वस्तु किस तरह व्यवहार करती है, किस तरह आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित, ऋण आवेश की तरह व्यवहार करती है। इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं इस वस्तु में अब की बार इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है मतलब हानि होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की हानि होगी तो यह क्या हो जाएगी, धन आवेशित। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आवेश आएगा। बच्चों यहाँ पर उल्टा मत समझना, धन आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही तो वस्तु हो जाएगी धनावेशित। जैसे मान लेते हैं ये सोडियम है, ये क्या है, सोडियम धातु है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। यह वस्तु कब आवेशित हुई, जब एक इलेक्ट्रॉन आया। यह वस्तु कब आवेशित हुई, जब एक इलेक्ट्रॉन गया। तो वस्तु कब आवेशित हो रही है, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तभी तो वस्तु आवेशित हो रही है। तो यहाँ पर कुल आवेश क्या आ जाएगा, आवेश क्या आ जाएगा बच्चों, आवेश आ जाएगा। आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, आ रहे हैं या निकल रहे हैं। तो यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों लगाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो इसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए हम यहाँ पर कौन सा साइन लगा देते हैं, ऋण। अब यहाँ पर एक क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिखे, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इसमें आवेश किसके कारण हुआ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण हुआ। इसी प्रकार अब दूसरा लेते हैं, इसमें समझते हैं क्या होगा। मान लेते हैं अब वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इस वस्तु में अब की बार 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी जाती है। 2 इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि होगी तो यह, इस पर कितना आवेश आएगा, सॉरी, इसमें 2 ऋण आवेश आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकलते हैं तो क्या होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो
एक इलेक्ट्रॉन की, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक धनावेश, जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दो धनावेश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही, तो वस्तु क्या हो गई, धनावेशित। वस्तु धनावेशित हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें कुल आवेश जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों के स्थान। यह वस्तु आवेशित कैसे हो रही है, दो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लगाकर दो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, दो गुणे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इसके कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसी को बोलेंगे वस्तु का आवेश। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब लेते हैं तीसरा। हम तीसरे में क्या होता है, तीसरा मान लेते हैं यहाँ पर, इस बार वस्तु में n इलेक्ट्रॉन, अरे एक प्रवेश करा एक निकाला, फिर उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की और दो इलेक्ट्रॉन निकाले। इसी प्रकार 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे या तो निकालेंगे, भरना और निकालना ही स्थानांतरण होता है। अब देखिए इसमें n इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए वृद्धि होती है n इलेक्ट्रॉनों की, तो ये क्या हो जाएंगे, n ऋण आवेश आ जाएगा। इस पर कितना आवेश आएगा, ऋण आवेश। तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी ऋण आवेशित। इसी प्रकार यदि इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, n इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इस पर n धनावेश आ जाएगा। n क्या आ जाएगा, धनावेश, और वस्तु हो जाएगी धनावेशित, वस्तु हो जाएगी धनावेशित। अब इस वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, n इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण या n इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण। तो n इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आवेश लिखेंगे कैसे, आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस n, यहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों का आवेश, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों का आवेश पर आवेश, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, माइनस n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और इनका आवेश, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या आ रहा है या निकल रहा है, उसका आवेश कितना है जानते हो, E, उसका आवेश क्या है, E है। तो यहाँ पर किससे शो किया जाएगा, Ne से। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है, E का। तो यहाँ पर क्या आया, Q बराबर आ गया Ne। तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं चिन्ह लगाने की, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए इसमें क्या समझना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, साइड में यहाँ लिख देते हैं, समझ लेना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं, मूलभूत आवेश, इसे बोलते हैं मूलभूत आवेश। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, मूलभूत आवेश बोलते हैं। तो ये आपको समझाया गया कि इसके बारे में, आवेशों का क्वांटीकरण। तो आपने क्या देखा कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन एक प्रवेश करता है, या तो 2 प्रवेश करता है, या तो 3 प्रवेश करता है। क्या इसी वस्तु में 1/2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, नहीं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आधी संख्या में या 1/3 संख्या में प्रवेश नहीं करती है। देखिए यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन
या तो एक प्रवेश करेगा, 2, 3 मतलब क्रम से प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 मतलब 1/2 मतलब आधा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं कि 1/4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, 5/2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी पाई जाती है जो कि आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत को फॉलो करता है। चलो देखते हैं वह कंडीशन क्या है। क्वार्क 1/3 इलेक्ट्रॉन और 2/3 इसे नववस्तु में प्रवेश कर सकते हैं और नववस्तु से इसको मतलब 1/3 इलेक्ट्रॉन को न तो इसमें प्रवेश करवा सकते हैं और ना ही इसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं। ये मुक्त अवस्था में स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1/3 भाग ले रहे हो तो क्या ये संपूर्ण वस्तु को आवेशित करेगा? क्योंकि 1/3 भाग किसी वस्तु को नहीं दे सकते, इसको हम नहीं दे सकते हैं, अतः यह इसमें प्रवेश नहीं करेगा। उसके बाद यह क्वांटीकरण सिद्धांत का विरोध नहीं करता। देखिए बच्चों, यही तो समझना है यहाँ पर, ये वस्तु में प्रवेश नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का 1/3 भाग और 2/3 भाग वस्तु में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन इसका विरोध भी नहीं करता है। क्वांटीकरण सिद्धांत का विरोध नहीं करता है, मतलब वस्तु में प्रवेश भी नहीं करता है, उसका विरोध भी नहीं करता है। इसका मतलब ये दो कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन भिन्नों के रूप में अर्थात दशमलव के रूप में कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं, वो पूर्ण संख्या के रूप में ही प्रवेश करते हैं। तो दूसरे स्थान में दिया गया इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सतत रूप से नहीं होता है। मतलब कि जैसे कहा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर 1/2 दे दें, 1/3 दे दें, ऐसा नहीं होता है, असतत रूप में होता है। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके बाद उसके बीच में मतलब 1 और 2 के बीच में कई संख्याएं आती है, 1/2, 1/3, 1/4, इस क्रम में हम इसको नहीं दे सकते। अगर इस क्रम में देते तो ये हो जाता सतत रूप। लेकिन हम 1 के बाद 2 देंगे और 2 के बाद 3 देंगे, 3 के बाद 4, तो इसको बोलते हैं असतत रूप से। तो इलेक्ट्रॉनों को हम किस रूप में देते हैं किसी वस्तु में? असतत रूप में। अभी दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, n गया, लेकिन यहाँ पर 1/2, 1/4, 1/5 ऐसा नहीं दिखाया गया। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सतत रूप से नहीं होता, केवल असतत रूप से ही होता है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की हानि हो गई। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की हानि, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की हानि हो गई। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कमी होगी, बढ़ोतरी, कमी हो जाएगी। कैसे कमी होगी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होगा उतना द्रव्यमान इस वस्तु से निकल चुका है, तो इसका जो द्रव्यमान है इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान क्या आ जाएगा? कम द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान हानि, इसमें द्रव्यमान की हानि होगी, इसको m" से हम दिखा देते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो रही है, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जा रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसमें आकर जुड़ गया या एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो इसका वजन जितना होगा, इसका द्रव्यमान जितना होगा, उतना द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पर द्रव्यमान की क्या हो गई? वृद्धि। यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान वृद्धि, द्रव्यमान की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर आपके बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम शो कर देते हैं m' से। अब बताइए इसमें से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? m', क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इसका मतलब इससे ज्यादा इसका द्रव्यमान हो गया। उसके बाद इसका थोड़ा
कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ना जुड़ा है ना निकला है अभी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो मतलब इसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब होता है, या तो कमी होती है या वृद्धि को ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलो देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो द्रव्यमान में वृद्धि। द्रव्यमान में वृद्धि का मतलब होता है, n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के एक द्रव्यमान के भार के बराबर ये इसका द्रव्यमान आ जाएगा। मान लीजिए से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होगा उतना ये बढ़ जाएगा। इसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहे हैं इसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जितना होता है उतना इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान जितना होता है उसमें जुड़ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह हानि में भी होता है। अब चलो देखते हैं द्रव्यमान में अंतर इसमें और इसमें। भैया जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो द्रव्यमान में हानि होती है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो द्रव्यमान में अंतर डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1 इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम, इतना होता है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर फार्मूला दे दिया गया है डेल्टा m, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान में परिवर्तन जो होता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है कि कोई भी प्रक्रिया हो रही है, कोई निकाय में, किसी भी निकाय में कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसमें नेट आवेश जो है अक्रिया के पहले और अक्रिया के बाद क्या है, निश्चित होता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व, अक्रिया से पहले तथा प्रक्रिया के पश्चात बराबर होती है। मतलब अक्रिया के बाद और अक्रिया के पहले क्या होती है, बराबर रहती है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो यहाँ पर अक्रिया के पूर्व नेट आवेश, अक्रिया के बाद नेट आवेश क्या है, दिया गया, दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को लिया गया NaCl, इसका विलयन बनाया गया तो ये Na+ में और Cl- में टूटा, या इसको जोड़ा जाए। अगर यहाँ पर Na+ और Cl- आपस में जुड़ेंगे तो NaCl का निर्माण करेंगे। अब इसमें समझते हैं कि आवेश संरक्षित कैसे होता है। अब देखिए, अपक्रिया से पहले यहाँ पर क्या है, अपक्रिया से पहले यहाँ पर लिखेंगे अपक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले, अपक्रिया से पहले यहाँ पर लिखेंगे बाद में, और यहाँ पर लिखेंगे कुल आवेश, कुल आवेश। ध्यान समझिएगा, अपक्रिया से पहले यहाँ पर धन आवेश कितना है, धनावेश, यहाँ पर धनावेश कितना है, केवल एक धनावेश है। अपक्रिया के बाद धनावेश कुछ भी नहीं है। और कुल आवेश कितना है, यहाँ पर कुल आवेश भी कितना है, 0, क्योंकि इसका धन 1 और इसका ऋण 1 दोनों निगलेक्ट आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार ऋणावेश कितना है, इसमें ऋणावेश कितना दिया गया है, ऋणावेश -1 है। और यहाँ पर इसके बाद क्या है,
जीरो है अभी, तो कुल आवेश क्या है? जीरो। उसके बाद देखते हैं कुल धनावेश। कुल आवेश कितना है? कुल आवेश के मतलब आपको धन ऋण से अब मतलब नहीं है। इसमें प्लस इसमें माइनस, कितने आवेश हो गए? 2। प्लस माइनस से बच्चों आपको कोई भी काम नहीं मतलब नहीं है, केवल आवेश गिनना है। तो यहाँ पर धन और ऋण जोड़कर कितने हो गए? 2। और यहाँ पर कितना हो गया? इधर देखते हैं तो इसके इधर तो न ऋण आवेश है न धन आवेश, तो यहाँ पर आया 0। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका टोटल आवेश कितना हो जाएगा। आवेश कैसे संरक्षित रहता है इसको ध्यान से आप लोग समझिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिखा गया। तो यहाँ पर इसको अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर आपको समझना है कि ये कैसे आ गया। ठीक बच्चों, चलो अब हम हल करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हल किया जाए तो यहाँ पर धन आवेश ऋण आवेश, कुल आवेश मतलब देखा जाए ये तो अलग है, इसको अभी यहाँ पर नहीं गिनना है। इन दोनों को देखिए, धन आवेश और ऋण आवेश, इधर अब क्रिया से पहले धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को निगलेक्ट करेंगे तो कुल आवेश कितना है? 0। और यहाँ पर धन और ऋण एक दूसरे को क्या निगलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो क्या है इसमें, क्या देखा आपने कि अब क्रिया के पहले आवेश कितना आया? 0। अब क्रिया के बाद भी आवेश कितना आया? 0। 0 आ गया। इसको आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। जब Na+ और Cl- आपस में जोड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण करते हैं। अब Na+ ये अब क्रिया के पहले वाले भाग हैं और ये अब क्रिया के बाद वाले हैं। अब क्रिया से पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है? अब क्रिया से पहले कितने धनावेश हैं? केवल एक ही है। और अब क्रिया के बाद कितने धनावेश? यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना अभी, तो यहाँ हो गया 0। इसी प्रकार अब क्रिया से पहले, पूर्व मीन्स पहले, तो पहले ऋण आवेश कितना है? 1 है। अब क्रिया के बाद ऋण आवेश कितना है? 0 है। इसी प्रकार कुल आवेश अगर देखा जाए तो प्लस माइनस कितना है? इधर कुल आवेश 2 है, इधर कुल आवेश कितना है? 0 है। अब देखिए, अब हमें इससे मतलब नहीं है तो कुल आवेश से काम नहीं है। अब क्रिया से पहले आवेश और अब क्रिया से बाद देखना है, तो इन दोनों को ही हम देखते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस को जोड़ा जाए, +1 और -1, तो -1 और +1 एक दूसरे कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 0। और यहाँ पर 0 0 जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 0। तो अब क्रिया से पहले और अब क्रिया के बाद आवेश क्या है? संरक्षित है। ना तो आवेश की वृद्धि हो रही है और ना ही कमी। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि और अच्छे वीडियो आने वाले हैं। अगले लेक्चर में आगे देखेंगे क्या होगा, आवेशन क्या होता है, कैसे आवेशन करेंगे वस्तुओं का। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद। लो है, उसे मतलब नहीं है।